हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इज़ डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया या सरफेस। किसी गिवन एरिया के अंदर से, गिवन सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती हैं, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब फ्लक्स को आप समझो कैसे, जैसे हमने गिवन एरिया मान लिया, मान लेते हैं ये कोई गिवन एरिया है आपके पास, ठीक है ना। अब इस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो यहाँ से भी जा रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो इस गिवन एरिया के अंदर से, ये जो गिवन एरिया, इसके अंदर से कितनी लाइनें पास हुई? यही लाइनें पास हुई ना। तो यही क्या हुआ? आपका फ्लक्स हुआ। जैसे हम और अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि घर में विंडो होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, खिड़की के अंदर से, विंडो के अंदर से लाइट आती है, ठीक है ना, लाइट रेज आती हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी विंडो होगी उतनी ज़्यादा लाइट रेज आएंगी ना। और ये जो विंडो है ये लाइट की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करती है एक प्रकार की। ज़्यादा बड़ी विंडो होगी, ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट के अंदर आएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो एरिया है या जो गिवन सरफेस है, इसमें से कितनी फील्ड लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं। जैसे कि हमने कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, जैसे कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि बीच में डाई इलेक्ट्रिक वगैरह या कोई इंसुलेटर रख देते हैं, तो उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं, वो कौन डिफाइन करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी, ज़्यादा पास होंगी गिवन एरिया से। और जितना एरिया लार्ज होगा, जैसे एक तो स्मॉल एरिया है, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक तो स्मॉल एरिया है और एक आपके पास ये लार्ज एरिया है, ठीक है ना। तो जो लार्ज एरिया है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज़्यादा पास हो रही हैं एज कम्पेयर टू दिस स्मॉल एरिया, ठीक है ना। तो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? E.S। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? ये जो साइन है ना, ये फाई बोलते हैं इसको, फाई। फाई से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन एरिया। समझ में आई बात? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। E.S, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने E.S और E.S को सोल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्या आ जाएगा? E.S cos थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बात तो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि +1 में हमने पढ़ा था। एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, ठीक है ना, दूसरी हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जैसे ही उसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? ES cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होती तो ये भी फिर वेक्टर क्वांटिटी होती, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एरिया है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस प्रकार। लेकिन जो एरिया है इसका, जो गिवन एरिया है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा इसके परपेंडिकुलर। जैसे मैं एक इससे आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई आपके पास गिवन एरिया है, ये इसकी मान लेते हैं हम ब्रीथ है, और ये इसकी लेंथ है, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू में ब्रीथ हुआ। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसी पास होंगी? इस प्रकार परपेंडिकुलर पास होंगी ना, ठीक है ना। तो इसका जो गिवन एरिया होगा इस सरफेस का, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। जैसे ये जो विंडो हमने ली हुई है, ये इस प्रकार से है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे पास हो रही हैं? इस प्रकार पास हो रही है इसके अंदर से, ठीक है ना। अब अगर ये विंडो इस प्रकार होती, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे तो फिर इसके अंदर से तो पास हुई नहीं, एरिया के अंदर से तो अभी भी पास हुई नहीं, ये इस प्रकार अगर है ये, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या रहनी चाहिए? इस प्रकार रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो विंडो है, ये जो सरफेस है, इसका जो एरिया होगा ना, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर लिया जाता है, और उसको हमने नोट कर दिया किससे? यूनिट वेक्टर से। जैसे ये हमने विंडो ली, ठीक है ना, एक गिवन एरिया लिया, सरफेस ली, ठीक है ना। तो इस जो सरफेस का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर जा रही हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हुई। तो इसका जो एरिया का जो यूनिट वेक्टर है, वो हमने किसे लिख दिया? एरिया कितना इसका? S है, ठीक है ना। और इसका यूनिट वेक्टर किससे लिख दिया हमने? अन कैप से लिख दिया। जो इसकी डायरेक्शन बताता है वो भी हमेशा क्या होता है? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ आई? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E और जो
एरिया है, एरिया का यूनिट वेक्टर n है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होंगी। यानी कहने का मतलब n वेक्टर या इसको हम एरिया वेक्टर बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा क्या है, 0 है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे इस प्रकार एरिया वेक्टर ये हुआ, एरिया वेक्टर ये समझ आई बात, एरिया वेक्टर से क्या हुआ, परपेंडिकुलर n, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी इधर ही जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन हुई और एरिया वेक्टर की भी। जो एरिया वेक्टर क्या करता है, एरिया की डायरेक्शन बताता है, एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रीथ हुआ, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐसे कर दिया तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास नहीं होंगी, क्योंकि अब एरिया वेक्टर कैसे हुआ, इसके ठीक परपेंडिकुलर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे जा रही हैं, इस प्रकार जा रही हैं, तो एंगल दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि ये जो एंगल है ना, एंगल ई और एस को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा या इस प्रकार लिखा, ई डॉट अनकैप एस, ठीक है ना। ये जो अनकैप यूनिट वेक्टर है ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एरिया की डायरेक्शन को, इसलिए इसको एरिया वेक्टर भी हम कह सकते हैं। और ये सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस कॉपी के परपेंडिकुलर, इसकी सरफेस से क्या होगा, इस प्रकार होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आई ना, क्लियर, इससे परपेंडिकुलर होगा। और उस एरिया वेक्टर को हमने किससे लिख दिया, एन कैप से। एन कैप का सिर्फ इतना ही रोल है, ये यूनिट वेक्टर है, सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन क्या बताता है कि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार अगर विंडो है तो इस प्रकार एरिया वेक्टर इस प्रकार होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, ये बात अच्छी प्रकार से आपको समझ में आनी चाहिए। तो फाई को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ई एस कोस थीटा, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ये किस किस के बीच में होगा, बिटवीन ई एंड एन, क्लियर है ये बात। ये जो थीटा है ना, ये थीटा किस किस के बीच में होगा, ई और एरिया वेक्टर एन के बीच में होगा। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। हमें पता है फाई इज इक्वल टू ई एस, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई क्यू नोट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इनटू में एस आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होगी आपके पास, न्यूटन, और ये जो सरफेस एरिया है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, अपॉन में चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम को ऊपर ले जाएँ तो कूलम इन्वर्स हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्लियर है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, फाई इज इक्वल टू ई एस, ई क्या होता है, एफ बाई क्यू नोट इंटू में एस, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2, और एस का क्या हो जाएगा, एस एरिया ना, तो लेंथ इंटू लेंथ L2 हो जाएगा। और क्यू का क्या होता है, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाता है, आई टी, ठीक है ना। करंट इंटू में टी, एम्पेयर और टाइम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, इनको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, m1 L³ T-3 A⁻⁻1, ये हो जाएगा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर है बातें, ठीक है। अब स्मॉल एरिया गिवन है, स्मॉल एरिया गिवन है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया में से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या पास होंगी, कमी पास होंगी ना। तो डी एस को हम किससे लिख देंगे, डी एस से। डी एस, ये जो डी लिखते हैं ना, ये किस लिए लिखा जाता है, ये स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स भी स्मॉल होगा, डी फाई लिख देंगे हम, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एन कैप के द्वारा, ठीक है ना। डी एस का वेक्टर हटाकर इसकी डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, अब यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर एन कैप, क्लियर है। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब स्मॉल गिवन है तो टोटल का क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। अब यदि सरफेस कैसी है, सरफेस कैसी है आपके पास, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज सरफेस के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये जो साइन है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है ना। ये इस प्रकार इंटीग्रेशन लिख के यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज सरफेस ई नोट अनकैप डी एस, ये बात समझ आएगा। ई डी एस भी आप इसको बोल सकते हैं, डी एस के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा तो तभी तो आपने अनकैप लिया है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब स्पेशल केस में
एक थीटा 0 ले लेंगे आप, दूसरा थीटा 90 ले लेंगे। थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा। जैसे आपने ये क्या बनाई, एक कोई एरिया बनाया इस प्रकार, ठीक है ना। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी तरफ आपने कैसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे ये कोई आपके पास एरिया है, ठीक है ना, इसमें जो यूनिट वेक्टर है ना वो ऊपर की तरफ है इस प्रकार, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर जा रही हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल 90 डिग्री होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई क्लियरली, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, इसको अच्छी प्रकार से आपको कॉपी में नोट कर लेना है और बुक से रीड कर लेना है। थैंक यू।